हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका चिरपरिचित दोस्त ब्रजेन। और आज फिर मैं एक बार एक नया लेक्चर लेके आया हूं। ये लेक्चर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान के टॉपिक में बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जिस सिद्धांत की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये सिद्धांत इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हर टीईटी की परीक्षा या सीटेट की परीक्षा में इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है ये सिद्धांत। इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सबसे पहले जानिए कि इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक, इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो है स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे का नाम सभी ने सुना होगा और ये सिद्धांत आप सभी ने लगभग पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर की जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि जीन पियाजे महोदय ने क्या किया था। अपने खुद के बच्चों पर अध्ययन किया उन्होंने। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, खुद घर में बैठे रहे, अपने बच्चों को नोटिस करते गए, अपने बच्चों की जो है क्रिया प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा और उसे देखने के बाद उसे टाइम टू टाइम उसको लिखते गए, अपडेट मारते गए और बाद में बता दिया कि भाई ये जो है एक सिद्धांत है और जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम पे जाना जाएगा। दोस्तों, इन्होंने कहा कि भाई बालक के विकास का जो आधार होगा वो संज्ञान होगा। अर्थात कोई बालक विकसित है या नहीं कैसे जानेंगे, अगर उसका संज्ञान विकसित है। संज्ञान का सामान्य सा अर्थ होता है सोचने समझने की शक्ति। अर्थात नई चीज़ों को कैसे माइंड में क्रिएट किया जाए, क्रिएटिविटी कैसे आए, इस चीज़ की जो ताकत, जो शक्ति, उसे ही संज्ञान कहा गया है। तो संज्ञान के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। और इन्होंने नाम क्या दे दिया? इसी के आधार पर नाम दे दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इन्होंने जो है इस सिद्धांत के आधार पर बाल विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र किया। दोस्तों देखिए, वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं और उन 4 अवस्थाओं की विशेषताएं क्या हैं, ये हम आपको इस लेक्चर में बताना चाहेंगे। और इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको याद भी करनी हैं। दोस्तों, इधर देखेंगे तो मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है अवस्था का, फिर उम्र सीमा का और विशेषताओं का। दोस्तों, सबसे पहली अवस्था का नाम दिया इन्होंने इंद्रिय जनित गामक अवस्था अथवा संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों, ये अपने हेडिंग से स्पष्ट हो जाएगी, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ है क्या ये। इसकी उम्र सीमा देख लीजिए, 0 से 2 वर्ष है। यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का बालक इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अवस्था में होता है, उसके अंदर संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। अब दोस्तों, इंद्रिय का नाम आपने सुना होगा। इंद्रियों का मतलब होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे संवेदी अंग हैं, उनके द्वारा हमारी क्रिया प्रतिक्रिया जब होती है तो उसी अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब 0 से 2 साल के बच्चे को, शिशु को आप इमेजिन करिए तो खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कि 0 से 2 साल का जो बच्चा है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो बहुत छोटा सा शिशु है, क्या होगा, उसके अंदर की समस्त क्रियाएं संवेदी अंगों अथवा ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होती हैं। सबसे मुख्य विशेषता ये है भाई कि 0 से 2 साल का बच्चा है तो उसके संवेदी अंग ही उसकी मदद करेंगे। अर्थात भूख लगेगी तो बच्चा अपने संवेग अर्थात चिल्ला करके और रो करके वो अपने संवेगों को जाहिर करता है और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरी अवस्था जो इन्होंने बताया वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र सीमा कितना बताया है? 2 से 7 वर्ष। दोस्तों, अब 2 से 7 वर्ष के शिशु या बालक को आप इमेजिन करके सोचिए कि 2 से 7 वर्ष की बालक की एक्टिविटी कैसे होती है, वो क्या कैसे करता है। तो इसकी विशेषता के रूप में ये जान लीजिए कि इस अवस्था में बालक संकेत तथा चिन्हों के द्वारा बातों को समझना शुरू कर देता है और उसके सामने जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, अगली तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र सीमा कितनी है? 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होगा दोस्तों? मूर्त का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष, जो चीज़ें सामने हो, जिसे हम देख सकते हो, छू सकते हो, उसे हम कहते हैं मूर्त। तो इसमें क्या होगा? इसमें बालक प्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देगा और वस्तुओं को पहचान कर उनका वर्गीकरण कर पाएगा। दोस्तों,
यहाँ पर क्या था, वस्तुओं को पहचान लेगा लेकिन वर्गीकरण नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप बच्चे को 3-4 चीज़ें मिला के दे दीजिए, सपोज़ आपने बच्चे को 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए, 5 रुपए और 10 के सिक्के दे दिए, और फिर आपने कहा बेटा इन सिक्कों को 2-2 के सिक्कों को अलग करिए, 5-5 के सिक्कों को अलग करिए, 10-10 के सिक्कों को अलग करिए, तो इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण करने की स्थिति में होता है। इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाती है कि वो वस्तुओं को अलग कर देता है, और जो उसके सामने वस्तुएं हैं या घटनाएं हैं उनके बारे में सोच पाता है, उनके बारे में तर्क वितर्क कर पाता है। ये है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अंतिम अवस्था का नाम दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कितने वर्ष तक है? 11 वर्ष से 15 वर्ष, या फिर कहीं कहीं 11 से ऊपर का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अब चूंकि ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, आप समझ सकते हैं अमूर्त का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने ना हो, जो प्रत्यक्ष रूप में ना हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, मतलब वो काल्पनिक हो, हमारे सामने ना हो, उसे हम अमूर्त कहते हैं। अब अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष भी होता है। क्या होगा इस अवस्था में दोस्तों, समझ सकते हैं आप कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में तर्क एवं चिंतन कर सकता है। और इसके साथ साथ बच्चा अब इस उम्र में समूह में जुड़ जाता है, दोस्त बनाता है, और दोस्तों के साथ सामाजिक कार्य करता है, और ईश्वर के प्रति आस्था आ जाती है, और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर आदर्श चिंतन का विकास होने लग जाता है। दोस्तों, आदर्श चिंतन का मतलब है बच्चा समाज के प्रति बहुत ज़्यादा ही समझदार हो जाता है और अपने आदर्श सोच का विकास करता है। आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक किशोरावस्था के लक्षण इस अवस्था में नज़र आते हैं, क्योंकि बच्चा जब 15 साल तक हो गया, अब 12 से 18 साल को किशोरावस्था कहा गया है, तो यहाँ पे जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो किशोरावस्था के लक्षणों से काफ़ी मिलता जुलता है, या कह लीजिए कि पूरी तरह से वही है। दोस्तों, ये था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसके क्या चीज़ें याद रखनी हैं, आप इनका नाम याद रखिए। पहले का नाम है इंद्रिय जनित कामक अवस्था और उम्र सीमा। दो चीज़ें तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि नाम और उम्र सीमा से क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक है, और पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। और प्रत्येक जो है अवस्था की कुछ विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं, कि अमुक विशेषता जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के तहत किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप चीज़ों को समझते हुए तैयार करेंगे तो आप इस विषय में बहुत ही बेहतर करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पे समापन करना चाहूँगा दोस्तों, और अगली वीडियो में जल्दी ही आगे आपके सामने मैं अगला सिद्धांत लेके आता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको भी हम इसी तरह से अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपनी तैयारी को प्रतिपल बहुत ही बेहतर बनाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।